बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी? जी वालेकुम सलाम जी भाई आ रही है। ओके। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी और मैंने प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर कर दी थी कल, वो देख रही थी, कुछ ट्राई जी आउट भाई किया। स्टार्ट कर दी है मैंने। जी जी। सही हो गया। आज हम मजीद जो है टैक्स के हवाले से कुछ एक दो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। तो टाइम तो हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं, बाकी देखते हैं मेन वाला अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो कर लेंगे। तो प्रॉब्लम जो है वो हम जो है कि स्टैक का टॉपिक था, मैंने यहाँ पे शेयर मैंने की हुई है और मैंने रेपोजिटरी भी शेयर कर दी थी। तो इसमें जो है प्रॉब्लम हमारी एक है यहाँ पे, बैक स्पेस स्ट्रिंग कंपेयर। ये प्रॉब्लम आसान ही है, बट ये कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आज हम जो है वो ट्राई करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको एक पूरे प्रोसीजर के साथ सोल्व करते हैं। तो हमें याद है हमारी अप्रोच क्या है। नंबर वन स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि हमारे जहन में याद रह जाए वो चीज़। और सेकंड स्टेप है हमारे पास लॉजिक हमने बनानी है या एल्गोरिदम। और थर्ड स्टेप है हमारे पास कोडिंग। अच्छा अच्छा, कल वो जो हमने ब्रैकेट्स वाले पैरेंथेसिस वाले किए थे वो प्रैक्टिस कर ली थी हमसे। जी भाई हो गई। सही हो गया, ठीक है। वो क्लियर हो गया था ना लास्ट में, जो थोड़ा बहुत यूज़ केसेस का है, जी जी वो हमने हो एज गई। केसेस संभाले थे। जी ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इसको अब हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 844 है। पहले तो इसे पढ़ते हैं। बैक स्पेस स्ट्रिंग कंपेयर है, इसमें देख लेते हैं कि इसमें काम क्या करना है हमने। तो स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो वो कहता है कि भाई गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी रिटर्न ट्रू इफ़ दे आर इक्वल व्हेन बोथ आर टाइप्ड इनटू एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर्स। अच्छा, कहता है दो हमें स्ट्रिंग्स गिवन होंगी एस और टी, यानी कि उनके अंदर कोई वैल्यूज़ गिवन होंगी एस और टी के अंदर। हमने क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू इफ़ दे आर इक्वल व्हेन बोथ आर टाइप्ड इनटू एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर्स। यानी जब दोनों को हम जो है वो टाइप करेंगे ना एक टेक्स्ट एडिटर में, यानी एक एक करके उनको टाइप करना है। और टाइप करने के बाद अगर वो दोनों क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे तो हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है ट्रू। और कहते हैं उस स्ट्रिंग के अंदर जो ये हैशटैग है ना, इट मीन्स अ बैक स्पेस कैरेक्टर। यानी इसका क्या मतलब है, बैक स्पेस कैरेक्टर का मतलब कि जब हमने ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है ना एक, ये इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, तो जब मैंने इसको टेक्स्ट एडिटर के अंदर टाइप करूँ ना, तो जो मेरे पास जब हैश टैग का करेक्टर आया तो इसका मतलब होता है बैक स्पेस करेक्टर। तो बैक स्पेस करेक्टर का हमें पता है क्या होता है। बैक स्पेस का मतलब होता है कि एक पिछला करेक्टर हम डिलीट कर देते हैं। ये की है ना हमारे पास बैक स्पेस कीबोर्ड के ऊपर, तो ये क्या करता है, एक पीछे वाला करेक्टर क्या कर देता है, इरेज कर देता है। और उसने लास्ट पे चीज़ बताई है, नोट डैट आफ्टर बैक स्पेसिंग एन एम्प्टी टेक्स्ट द टेक्स्ट विल कंटिन्यू एम्प्टी। हाँ, इन केस के अगर टेक्स्ट ऑलरेडी एम्प्टी हो, तो उस वक्त अगर यानी कि जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास, अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा केस आता है जिसमें सबसे पहला नंबर ही हैश टैग है, तो उस वक्त तो अभी एम्प्टी है ना स्ट्रिंग, तो कहता है उस केस में वो टेक्स्ट एम्प्टी ही रहेगा। कुछ अनोखी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी सिंपल है ना, देखिए यहाँ पे अब देखें, मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें बैक स्पेस करूँ तो वो कुछ भी नहीं ना आ रहा, क्योंकि वो पीछे ऑलरेडी कोई एलिमेंट है ही नहीं है। तो सिंपल ये एक प्रॉब्लम है। इसको अगर हम एग्जांपल के साथ समझें तो ये देखें, ये एस स्ट्रिंग है मेरे पास ए बी हैश टैग सी, और जो टी है वो मेरे पास क्या है, ए डी हैश टैग सी। अगर मैं फ़र्ज़ करें इनको ना कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक मेरे पास स्ट्रिंग ये है, इधर मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास है, ये मेरे पास एक एस स्ट्रिंग है। और इधर मैं रख लेता हूँ दूसरी, इधर से कॉपी कर लेते हैं भाई, वो क्या है, ए डी और हैश टैग सी। इसको मैं इधर लिखता हूँ ए डी और हैश टैग सी। ओके, अब ये देखना, ये मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, ये एस है और एक टी है। इधर मैं लिख लेता हूँ, एक को हमारे पास, ये हमारे पास ये हमारे पास एस है और ये हमारे पास टी है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो ना इन्हें टेक्स्ट एडिटर में लिखना है। टेक्स्ट एडिटर का क्या मतलब है, इस तरीके से लिखना है कि एक एक करके देखेंगे। जो ए है फ़र्ज़ करें पहले ए टाइप होगा, तो वो तो ए आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। फिर बी टाइप होगा, फिर बी आ जाएगा ऐसे ही। फिर क्या आया करेक्टर हमारे पास, हैश टैग। तो हैश टैग का उसने मुझे बताया था ये क्या करेगा, बैक स्पेस करेक्टर करेगा। और बैक स्पेस का मतलब है कि पिछला वाला करेक्टर इरेज हो जाएगा। तो यानी जब ये हैश टैग आया था तो ये बी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा।
तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये बी जो है वो इरेज हो गया। ओके, ठीक हो गया। फिर उसके बाद सी आएगा, तो सी एज इट इज़ यहाँ मेरे पास आ गया। तो जब इस स्ट्रिंग को मैंने लिखा टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो मेरे पास आउटपुट क्या आई है, ये आई है ए और सी। फिर सिमिलरली टी को भी मैंने इस तरह करना है। तो टी में देखें, पहले ए टाइप होगा, ए टाइप हो गया। फिर इसके बाद डी के बारे में, डी भी टाइप हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है, हैश टैग। तो हैश टैग का क्या मतलब है कि पिछला करेक्टर क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो डी भी मैंने इरेज कर दिया। ओके, फिर अगला करेक्टर कौन सा आ जाएगा, सी। तो सी मेरे पास आ गया। ठीक है, तो टी को भी मैंने टाइप किया, तो ये आ गया। तो कहता है इसके बाद दोनों को टाइप करने के बाद एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। तो जैसे इस केस में ये दोनों ये दोनों इक्वल है ना, ये भी ए सी है और ये भी ए सी है। तो इस केस में हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है ट्रू कर देना है। अगर ये दोनों इक्वल ना होते तो हमने क्या कर देना था, फाल्स रिटर्न कर देना था। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट वाले में देखें ना, तो ये पहले ए बी हैं, तो दो हैश टैग है ना, तो दोनों ए और बी रिमूव हो जाएंगे, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। सिमिलरली इधर में पहले सी टाइप होगा, फिर हैश टैग है, सी ख़त्म हो गया, फिर डी टाइप होगा, उसके आगे हैश टैग ख़त्म। तो दोनों एम्प्टी आएंगी ना, तो ये भी ट्रू होगा। लेकिन इस केस में देखो, तीसरी एग्जाम्पल में ये पहले ए टाइप होगा, फिर हैश टैग है, ए ख़त्म हो गया, फिर पीछे क्या रह गया, सी। और इधर क्या है, बी। और सी और बी एक दूसरे की इक्वल नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसकी समझ आ गई कि हमने रिटर्न जो करना है किस बिना पे करना है, और ये क्या सवाल पूछा गया हमसे। जी जी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमने इसको करते क्या है, हमने करना क्या है, वही काम जो मैंने भी समझाया है। हमें पता है, हमने स्टैक पढ़ा था, हम इधर स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे चूंकि मैंने कंपेयर करना है ना स्ट्रिंग को, कि स्ट्रिंग दोनों की इक्वल होगी कि नहीं, तो बजाय इसके कि स्टैक के मैं ना इसको स्ट्रिंग के अंदर ही ना, क्योंकि मैंने दो ही ऑपरेशन करने हैं ना। जब मैं ऐड करना है तो उसका तो मुझे ऑपरेशन पता है, मैं पुश बैक कर दूंगा। और जो मैंने डिलीट करना होता है उसका क्या तरीका करूँगा, मैं पॉप बैक कर दूंगा, तो वो डिलीट हो जाएगा पिछला एलिमेंट। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ये समझाऊँ, तो ये इस स्ट्रिंग को हम पहले देखते हैं, इस वाले को ए बी हैश टैग सी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रैवर्स करता हूँ, और मैं इधर है ना एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेता हूँ पहले। एम्प्टी स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ भाई ये मेरे पास A1 है, ठीक है, A1। अब मैं क्या करता हूँ, पहले अगर तो ये अल्फ़ाबेट हुआ ए, तो ये इसमें पुश बैक कर देगा, ठीक है। इसको पुश बैक कर दिया। फिर आगे बी है, ये भी अल्फ़ाबेट ही है ना, तो ये भी क्या कर देगा, इसे पुश बैक कर देगा। तीसरे नंबर पे देखें, जब ये हैश टैग है ना, तो हैश टैग का क्या मतलब है कि पिछला करेक्टर क्या हो, रिमूव हो जाए। तो मैं कौन सा ऑपरेशन करके इसको, ये चूंकि लास्ट वाला एलिमेंट है ना, तो इसको मैं सिंपली स्ट्रिंग के साथ पॉप बैक वाला जो ऑपरेशन होता है वो यही करता है ना, कि इसको वो ख़त्म कर देगा। तो स्टैक में भी हमने पॉप करना था, स्ट्रिंग में हम पॉप बैक कर रहे हैं, तो काम तो एक ही है। तो सी अगर मैं देखूंगा तो वो सी अब यहाँ पे आ जाएगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, पीछे से हम बता दे। हम क्या, थोड़ा सा रिपीट कर देते। ओके ओके, मैं करता हूँ, एक मिनट में करता हूँ। यहाँ पे देखें, जो ए डी और हैश टैग सी है, मैं प्रॉब्लम एक दफ़ा स्टेटमेंट बताता हूँ। प्रॉब्लम हमारे पास है 844 बैक स्पेस स्ट्रिंग है। इसमें कह रहा है कि दो स्ट्रिंग्स हमें गिवन है एस और टी, तो हमने ट्रू रिटर्न करना है इफ़ दे आर इक्वल व्हेन बोथ आर टाइप्ड इनटू एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर्स। यानी कि दो मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, उनको मैंने एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर में टाइप करने के बाद मैंने देखना है, अगर तो वो इक्वल हुई तो मैं क्या कर दूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। और जो हैश टैग है, इसका मतलब है बैक स्पेस कैरेक्टर। यानी कि फ़र्ज़ करें ना, ये स्ट्रिंग है एस और ये टी है, ये टी की वैल्यू है। तो मैंने इनको टाइप करना इस तरीके से कि जैसे ए पहले टाइप होगा तो ए आ जाएगा, बी टाइप होगा तो बी आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे ऊपर रखी हैं, देखें ना, ये दो स्ट्रिंग्स हैं मेरे पास, ए बी हैश टैग सी और ए डी हैश टैग सी। अब देखें, इसको जब मैं टाइप करूँगा टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो पहले ए टाइप हो जाएगा, फिर बी टाइप हो जाएगा, लेकिन बी के आगे क्या है, हैश टैग है। तो हैश टैग का उसने मुझे मतलब क्या बताया, हैश टैग का मतलब है कि ये बैक स्पेस है। तो यहाँ पे जो पिछला करेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो बी इरेज हो गया, फिर आगे सी है तो सी इसमें पुट हो गया। तो अब इसको यानी टेक्स्ट एडिटर में लिखने के बाद मेरे पास स्ट्रिंग क्या बनी, ये ए और सी। फिर इसको अब मैं लिखूँगा जब, तो ये भी सेम करेगा, पहले ए ऐड होगा, फिर डी ऐड होगा, लेकिन डी के आगे क्या हैश टैग है ना, तो हैश टैग क्या करेगा, डी को ख़त्म कर देगा, और आगे सी अगेन आ गया। तो ये दो मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं जो कि आफ्टर एंटरिंग इनटू टेक्स्ट एडिटर्स आई हैं। तो इन दोनों को मैंने कंपेयर करना है। अगर तो ये इक्वल हुई तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अगर इक्वल ना हुई तो मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरे पास प्रॉब्लम है सिंपल से। तो इसका सोल्यूशन हम इस तरह निकाल रहे थे कि हमने सिंपली क्या स्टैक करना की है। प्रॉब्लम है ना? हम्म। स्टैक की प्रॉब्लम नहीं है ये? हाँ हाँ, स्टैक की ही है, इसको हम हम्म। स्टैक से भी कर सकते हैं ना। लेकिन देखें ना, स्टैक में हम इसको क्या करेंगे, देखें हम काम तो यही कर रहे हैं ना, कि पहले एक जो अगर वो अल्फ़ाबेट हुआ, मैं इधर फ़र्ज़ करें स्टैक बना के बताता हूँ, ए है
तो पहले ए है तो वो ए पुश हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, बी है, बी भी कैरेक्टर है तो वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे पुश हो जाएगा। लेकिन आगे जब फ़र्ज़ करें ये हैश टैग है ना, तो हैश टैग का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे बी को ख़त्म करना है, और बी को ख़त्म करने का क्या ऑपरेशन होगा, स्टैक में पॉप कर दूंगा ना मैं, तो पॉप कर दूंगा तो ये टॉप वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर सी आ गया, तो सी इधर, हम्म। अब इस सी इसमें पुश हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम मैं स्ट्रिंग के साथ भी कर सकता हूँ, क्योंकि देखें बाद में मैंने इन दोनों को कंपेयर करना है ना, ये इक्वल है कि नहीं। तो अगर मैं स्टैक पहले यूज़ करूँ तो मुझे अगेन स्टैक के बाद इन एलिमेंट्स को दोबारा स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, हाँ एक जी। एक करके मैं पॉप करा दूंगा। तो इसी तरह इसको भी मैं स्टैक में करूँगा तो वो मुझे पॉप करवा कर स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो चूँकि मुझे ये पता है कि इसमें मैं दो ही ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ ना, एक पुश का ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ और एक पॉप का ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग भी तो मुझे यही दो ऑप्शन देती है ना। अगर मैं खाली स्ट्रिंग दे दूँ, अगर मैं पुश करूँगा तो पहले ए पुश हो जाएगा, फिर बी पुश होगा, फिर बी, जब चूँकि बी के बाद ये हैश टैग है ना, तो मैं इधर इस अरे के इस स्ट्रिंग के साथ क्या कर दूंगा, पॉप बैक का ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो ये बी को ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। और फिर नेक्स्ट सी है तो सी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये मेरे पास जो हम इसमें स्ट्रिंग ये है। करेंगे ना, हम इसमें ये करते हैं ना कि हम एक ये एक तो लिस्ट होगी हमारे पास, ये हम एक और डुप्लीकेट लिस्ट बनाएंगे और उसमें फिर ये अपेंड करते जाएंगे ना चीज़ें, और फिर जहाँ जहाँ पे हैश आता जाएगा तो हम उसे पॉप कराते जाएंगे। नहीं, डुप्लीकेट नहीं कराना हमने, यानी कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे ना सबसे पहले, हाँ यानी जी इन वही। दोनों के एम्प्टी, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल वही अपेंड ही, हाँ हाँ वही। पॉप बैक करते जाएंगे, पुश बैक करते जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास हैश टैग आ गया वहाँ पे हम लास्ट वाला एलिमेंट रिलीज़ कर देंगे, डिलीट कर देंगे। फिर ठीक एट है। द एंड दोनों में हम ये करेंगे ना, तो दोनों में हमारे पास ये स्ट्रिंग आउटपुट एक आएगी, तो दोनों को बाद में हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो अगर तो वो इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ हम क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अच्छा तो भाई, मैं अभी सॉल्व कर रहा था प्रॉब्लम्स वगैरह, तो हम्म मैंने अरे की जितनी आपने भेजी है ना, हम्म वो अरे की और स्ट्रिंग की सारी कर ली है। सिर्फ एक मसला आ रहा है, लॉजिक बन जाती है, कोड भी कुछ ना कहीं हो जाता है, लेकिन वो फिर ना एक मसला आ जाता है कि वो कुछ चीज़ें जो है ना, वो लैंग्वेज पे शायद ग्रिप नहीं है, या पता नहीं क्या है, कि वो फिर ना वो यानी उसका कोड प्रॉपर लिखा नहीं जाता। हाँ, ये बिल्कुल ना शुरू में देखना, अब फ़र्ज़ करें पहला स्टेप अगर आपकी बाज़ लॉजिक बन जाती है, लेकिन ना कोडिंग में करने में ये इशू होता है। तो इसका ये बेसिकली यही एक दो रीज़न है। नंबर एक तो हाँ ऑब्वियसली ये थोड़ी लैंग्वेज पे ग्रिप, ये नहीं कि ये जो डीएसए के जो प्रॉब्लम्स है ना, इसमें लैंग्वेज की हमें मज़ीद ज़्यादा महारत चाहिए होती है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ करनी पड़ती हैं जो हम यानी कि डेली सिंपल रूटीन में हम नहीं यूज़ करते, कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शंस होते हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम फिर वो सिंटैक्स का हमें इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि उन चीज़ों के साथ हमारा भी एक्सपोजर नहीं हुआ होता। तो इस वजह से भी ये ना बाज़ औक़ात थोड़ा कोड में मसला आ जाता है, बाज़ औक़ात कुछ कोड हो जाता है लेकिन कहीं एक आधा एज केस हमसे नहीं हैंडल होता, या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ ही होगा। तो यानी शुरू में इस तरह होगा, इसकी आपने ये परेशानी नहीं लेनी। अभी इस लेवल पे अगर आपकी वो लॉजिक भी बन रही है ना। हो गया। हम्म। 20 हो गया मेरा लीड फुट काउंट। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये आपका 20, अभी आपका 50 या 100 भी इंशाल्लाह होगा ना आपका, इसी तरह ही होगा। अपने आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम आपसे सोल्व हो जाए, कुछ ना हो। तो अगर 100 भी हो गया ना, अब अभी भी अगर आपसे डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रही पहली ही यानी कि ट्राई में, तो भी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना। अभी ये बिल्कुल लर्निंग फेज़ ही होगा कि 100 प्रॉब्लम भी अगर सॉल्व होगी। अभी सारा का सारा फोकस आपने देना है इनपुट पे, कि हम किस तरह, मैं यानी कि लर्निंग कर रहा हूँ, किस तरह सोल्व कर रहा हूँ। जो आउटपुट है यानी कि ये चीज़ की कोई प्रॉब्लम हमसे खुद ही हम पहली कॉम में सॉल्व करें, अभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना आपने, ठीक है। ये मैंने उस दिन वो मैसेज भी एक शेयर किया था ना, मुझे शान भाई की इंस्ट्रक्शंस थे कि फ़र्स्ट जी भैया 70 मैंने। टू 80 प्रॉब्लम्स हैं, आपने सिर्फ वो पैटर्न्स वगैरह देखते रहना है, कुछ आपके फंक्शन जो यूज़ होंगे उनको अपने जहन नशीन करते जाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आपके पास यानी आपके पास ये स्किल सेट हो जाएगा, आपके जो है बैग में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, मुख्तलिफ डाटा सेट आपके पास मौजूद होंगे, मुख्तलिफ फंक्शन हेल्पिंग आपके पास मौजूद होंगे, तब आप जब नई प्रॉब्लम्स फेस करेंगे तब आपको अच्छा पता होगा कि अच्छा अब मेरे पास ये चीज़ें हैं जिनका मैं यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो अभी उस चीज़ पर ध्यान दें कि हमारे अब हम अभी आपने सिर्फ टूल जो है इकट्ठे कर रहे हैं, अपने बैकपैक पे डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छा उसे यूज़ करना भी फिर आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, कि किस प्रॉब्लम पे मैंने कौन सा वाला टूल यूज़ करना है, तो वो अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये सारा यानी कि वक्त के साथ साथ ही होगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने लाजमी करनी है। और अभी जो तरीका मैंने बताया ना, जो अप्रोच है, अभी वो अप्रोच आपने यूज़ करनी है, प्रॉब्लम चाहे सॉल्व हो या ना हो। तो वो इंशाल्लाह जो जब हम ये करते रहेंगे मुसलसल, तो वो भी सॉल्व होना हमारे पास हो जाएगी सॉल्व इंशाल्लाह। जी भाई। अच्छा।
अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको प्रॉब्लम को देखते हैं। हमने वो बना लिए थे इसको ना, एल्गोरिथम लॉजिक इसकी बेसिक लिखते हैं। हमने क्या किया था, दो स्ट्रिंग्स है मेरे पास, तो दोनों के लिए मैं एक सेपरेट एम्प्टी स्ट्रिंग बना लूँगा ना। मेक टू एम्प्टी स्ट्रिंग्स, बल्कि एक मिनट, मैं फर्स्ट केस लिखता हूँ पहले एक के लिए। मेक एन एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर मैं क्या करूँगा, दूसरे नंबर पे मैंने क्या करना है कि पहले ट्रैवर्स करूँगा। यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रिंग्स थी, एस और टी, तो पहले मैंने ए को ट्रैवर्स करना है। सबसे फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ ट्रैवर्स द स्ट्रिंग, ट्रैवर्स द स्ट्रिंग एस। और मैंने ट्रैवर्स करके करना क्या है, आगे दो केसेस होंगे ना जब ट्रैवर्स करूँगा। नंबर एक तो केस होगा कि अगर वो जो एलिमेंट है वो क्या हो, अल्फ़ाबेट हो, सिंपल। तो अगर तो वो अल्फ़ाबेट है, इफ़ इट इज़ अल्फ़ाबेट, या अल्फ़ाबेट की बजाय अगर मैं ये लिख दूँ इफ़ इट इज़ नोट हैश टैग, इफ़ इट इज़ नोट हैश टैग, तो मैंने क्या कर देना, पुश बैक कर देना ना उस एलिमेंट को, पुश बैक दैट एलिमेंट। और किस कहाँ पुश करना है, इनटू न्यू स्ट्रिंग, इनटू न्यू स्ट्रिंग। फिर अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने क्या करना है, अगर तो वो क्या हो, इफ़ इट इज़ हैश टैग, इफ़ इट इज़ हैश टैग, तो मैंने क्या कर देना है, पॉप बैक कर देना है, पॉप बैक पॉप बैक द न्यू स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ का ख्याल रखना है, जो कल हमने एच केस को संभालने में इशू किया था। फ़र्ज़ करें ये तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, यानी ये लॉजिक हमारी क्लियर होगी। अगर तो वहाँ पे कोई, अगर तो जो गिवन स्ट्रिंग है यहाँ पे, कि अगर तो वो अल्फ़ाबेट हुआ तो उसको हमने पुश कर देना है, अगर मेरे पास हैश टैग आया तो मैं पॉप कर दूंगा। लेकिन सपोज़ करते हैं मेरे पास करैक्टर है करंट हैश टैग, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो आंसर्ड अरे है, जो स्ट्रिंग है, वो इस वक्त क्या पड़ी हुई है, एम्प्टी है। तो जब मैं एम्प्टी को पॉप बैक करूँगा तो वो मुझे क्या देगा, थोड़ी सी गड़बड़ देगा कि भाई ये तो ऑलरेडी एम्प्टी है, इसमें मैं पॉप बैक क्या करूँ। तो देखें, इसमें प्रॉब्लम में उसने हमें एक चीज़ ये भी बताई थी कि एम्प्टी टेक्स्ट में जब बैक स्पेसिंग करेंगे तो टेक्स्ट विल कंटिन्यू एम्प्टी, यानी कि वो एम्प्टी रहे, उसमें कोई अलग चीज़ ना हो। तो मैं इधर सिंपल सी कंडीशन अगर लगा दूँ कि अगर वो जब हैश टैग हो तो मैं ये चेक कर लूँ कि ये टेक्स्ट जो ये जो स्ट्रिंग है ये एम्प्टी ना हो, ये एम्प्टी ना हो, तब भी मैं पॉप बैक करूँगा। अगर वो ऑलरेडी एम्प्टी है तो कुछ भी ना हो, आगे मूव ऑन कर जाऊँ, क्योंकि खाली स्पेस को मैं बैक स्पेस करूँगा तो वो तो कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि ये जो सेकंड स्टेप है ना, इस पे मैं इफ़ इट इज़ हैश टैग, तो मैं इधर एक और कंडीशन चेक कर लूँगा कि चेक कि वो जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी ना हो, चेक दैट द न्यू स्ट्रिंग इज़ नोट एम्प्टी। तो अगर वो नो एम्प्टी नहीं है तो फिर मैं क्या करता हूँ भाई, पॉप बैक करता हूँ। अगर तो वो भाई ऑलरेडी इसमें ऐसा एम्प्टी नहीं है, कर सकते कि इफ इट इज हैशटैग और साथ एंड का ऑपरेटर लगा दें और चेक कर लें कि वो एम्प्टी भी ना हो और हैशटैग भी नहीं हो। नहीं नहीं, एंड हम जब करेंगे तो वो तो मतलब कि एंड में हम क्या करेंगे, दोनों ट्रू एंड होने चाहिए स्ट्रिंग इज ना। एम्प्टी, एंड स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। हाँ। हैश टैग हो, हाँ बिल्कुल, आई थिंक यस। हाँ, एंड करेंगे तो एक तो वो हैश टैग हो और स्ट्रिंग एम्प्टी ना ना हो। हो। हाँ बिल्कुल, हम्म। एंड लगा सकते हैं हम। हाँ, यहाँ पे यानी कि हम ये कह सकते हैं, दोनों कंडीशन को मिला सकते हैं बिल्कुल। हाँ, आई थिंक हम कर सकते हैं, एंड इधर लगाते हैं, एंड हमारा चेक एक डैट। इफ की कंडीशन बच जाएगी ना इससे। हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, तो अगर ये है तो हम क्या करते हैं, पॉप बैक द न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, ये जब सारा स्टेप हो जाएगा तो मेरे पास जो न्यू स्ट्रिंग बनेगी वो एक फाइनली एस की हो जाएगी ना। तो अब यही जो पहले दो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 और 2, ये मैं किसके लिए रिपीट करूँगा, रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉर जो दूसरी स्ट्रिंग थी, फॉर स्ट्रिंग टी, यानी उसके भी मैं जेड टाइप कर लूँगा। एस के लिए तो मैंने बताया नहीं सारी चीज़ें कर, तो वही दो स्टेप्स, अगेन एक एम्प्टी स्ट्रिंग लूँगा, अब मैं टी पे ट्रेवर्स करूँगा और ये सारी चीज़ें देखूँगा। तो फाइनली मैंने क्या कर देना है, एट द एंड दोनों जो न्यू स्ट्रिंग्स हैं उनको कंपेयर करूँगा, कंपेयर टू न्यू स्ट्रिंग्स, और रिटर्न ट्रू इफ़ दे आर इक्वल, इफ़ दे आर इक्वल, सिंपल इज़ दैट। तो ये समझ आ गई, ये हमारी लॉजिक हमने बना लिया, एल्गोरिथम बना लिया, और ये आई थिंक क्लियर है। इस ये सबको क्लियर है, कोई इशू तो नहीं इसमें। ओके ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कोड में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनानी है हमने। मैं क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ पे स्ट्रिंग बनाता हूँ भाई कि उसे मैं आंसर 1 लिख देता हूँ लेट सपोज, और इसको एम्प्टी नाम देता हूँ, ठीक हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले तो मैंने क्या करना है, एस को ट्रैवर्स करना है,
एस को मैं ट्रैवर्स करूँगा फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन एस डॉट साइज़ और फिर आई प्लस प्लस। ठीक हो गया, मैंने ट्रैवर्स किया। अब आगे मैंने अंदर पहले कंडीशन क्या रखनी थी, अगर तो वो हैश टैग नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली पुश बैक कर दूंगा। इफ़ जो मेरे पास करंट एलिमेंट है और वो है एस ऑफ आई, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू हैश टैग, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, पुश बैक कर दूंगा आंसर वन में, आंसर वन डॉट पुश 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 बैक, और वो मेरा करंट एलिमेंट हो गया एस ऑफ आई। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ अच्छा वो हैश टैग नहीं, हैश टैग है, तो मैं क्या चेक करूँगा, एल्स में इधर मैं लिख देता हूँ, एल्स इफ़ जो करंट एलिमेंट है एस ऑफ आई इज़ इक्वल हैश टैग, और बाद में क्या कर दूँगा, एंड में लगा देता हूँ, एंड जो मेरे पास आंसर वन है वो क्या होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए। तो उसका फंक्शन है डॉट एम्प्टी। डॉट एम्प्टी क्या करता है हमें, अगर तो वो स्ट्रिंग एम्प्टी है तो वो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। भाई नॉट एम्प्टी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे नोट लगाता हूँ, ठीक है, ये एम्प्टी ना हो, बिल्कुल ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या कर दूँगा, सिंपल पॉप बैक कर दूँगा, सिंपली क्या कर दूँगा, पॉप बैक आंसर वन को, आंसर वन को पॉप बैक। ठीक हो गया। अच्छा ये आई थिंक मैंने स्टेप्स कवर कर दिए सारे, ठीक है। अब यही स्टेप मैं क्या करूँगा दूसरे के लिए, टी के लिए मैं कर दूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये लूप जब ख़त्म होगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सेम इधर आंसर जो है न्यू स्ट्रिंग है तो इसको मैं टू कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पे एस है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई टी कर दूँगा। बाकी स्टेप सारे सेम है, टी कर दूँ, और आंसर वन की जगह टू कर दिया, ओके, एस की जगह टी कर दिया, अगेन एस की जगह टी कर दिया। आई होप कि मैं हर जगह जो है वो रिप्लेस कर रहा हूँ, कहीं रह गया हो तो आप बता दीजिएगा मुझे। और इधर आंसर वन की जगह आंसर टू हो गया। तो एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है ये टी है, आंसर टू है, आंसर टू पुश बैक टी ऑफ आई, ठीक है। अच्छा अगेन जब बाहर आ जाऊँगा, अब मेरे पास आंसर वन और आंसर टू आ गया ना, तो अब मैं सिंपली कंपेयर कर लूँगा, इफ़ आंसर वन इज़ इक्वल टू आंसर टू, यानी कि ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं मेरे पास, अगर तो वो बराबर है तो मैं रिटर्न कर दूँगा ट्रू, ट्रू रिटर्न कर दूँगा, एल्स मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। हाँ, तो आई होप कि हमने ये कोड कर लिया है, लॉजिक वगैरह हमने सही बनाई है। इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। भाई जी जी, आंसर टू को हम डिफाइन नहीं करेंगे कहीं पे? ये यहाँ पे किया ना, ठीक। ठीक है, ओके, इसको रन करके देखते हैं। ये रन हो गया, सबमिट भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये मेरे पास सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल से हमने लॉजिक बनाई और इसका कोड भी लिख दिया, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी। अब देखना यहाँ पे हम स्टैक भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन एक स्टेप मैंने सेव कर लिया कि बाद में चूँकि स्टैक को मुझे दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ना था, तो मैंने इसको डायरेक्ट इसी तरह कर लिया, वरना हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक नेक्स्ट प्रॉब्लम का मैं आपको लॉजिक समझा के वो अपने घर से करनी है, फिर हम थोड़ा सा जो टाइम है वो मैप का कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। एक प्रॉब्लम है जो मैंने मेंशन की हुई थी 2390 रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ये प्रॉब्लम है तो मीडियम लेवल है लेकिन इजी है, ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं। ये वही कंसेप्ट है जो भी हमने यूज़ किया ना, मैं रीड करता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस विच कंटेन स्टार्स। अच्छा एक स्ट्रिंग गिवन है जिसमें क्या कुछ स्टार्स भी मौजूद है। इन वन ऑपरेशन यू कैन, अच्छा एक ऑपरेशन में हमने क्या करना है, चूज़ अ स्टार इन एस, एस में जो स्टार है उसको चूज़ करना है हमने, रिमूव द क्लोजेस्ट नोन स्टार करेक्टर टू इट्स लेफ्ट एज वेल एज रिमूव द स्टार इट्ससेल्फ। हमने क्या करना है कि उस स्ट्रिंग के अंदर जो स्टार होगा ना उसके लेफ्ट वाला एलिमेंट हमने रिमूव कर देना है, और वो स्टार भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर ऑल स्टार्स हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है, तमाम स्टार्स को ट्रैवर्स, तमाम हम इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, जहाँ जहाँ स्टार आ जाएगा उसका लेफ्ट वाला एलिमेंट भी हम रिमूव कर देंगे, और स्टार को भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे।
द इनपुट विल बी जनरेटेड सच डैट ऑपरेशन इज़ ऑलवेज पॉसिबल। कहते हैं हाँ, ये जो इनपुट होगी ना वो इस तरह से होगी कि स्टार वाला ऑपरेशन ऑलवेज पॉसिबल होगा, यानी कि यहाँ पे हमें एज केस हैंडल करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर एम्प्टी है तो वो रहने दो, क्योंकि वो कह रहा है कि जहाँ भी स्टार मौजूद होगा उसके लेफ्ट में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होगा ही होगा, इसकी गारंटी है। इट कैन बी शोन दैट रिजल्टिंग स्ट्रिंग विल बी यूनिक। अच्छा ठीक है, रिजल्ट जो है वो यूनिक होगा, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का, सोल्व करने का कोई तरीका मुझे बताएगा? कोई लॉजिक समझ आइए आपको करना क्या है और किस तरह करेंगे, थोड़ा बताएंगे ज़रा आप। भाई एक बार दोबारा बस रिपीट कर देते हैं कि क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है हम्म। और वो हमें कह रहा है कि इसके अंदर कुछ स्टार्स भी मौजूद हैं, और उसने मुझे बताया कि आपने इस तरह करना है कि एक स्टार चूज़ करना है और उसका जो उस रिमूव द क्लोजेस्ट नॉन स्टार कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट, उस स्टार के जो लेफ्ट वाला एलिमेंट होगा ना, यानी कि जो नॉन स्टार होगा, उसको मैंने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और एज वेल एज रिमूव द स्टार इटसेल्फ, और उस स्टार को भी रिमूव कर देना मैंने। मिसाल के तौर पे ये देखें ना, ये मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है ना, तो इसको अगर मैं बल्कि यहाँ पे देख लें, ये देखें पहला स्टार ये है ना, इसके लेफ्ट पे कौन सा अल्फ़ाबेट मौजूद है, टी, तो टी को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और इस स्टार को भी रिमूव कर दिया। फिर आगे देखिए अगेन ये वाला स्टार है, और इस स्टार के लेफ्ट पे अब कौन सा वाला एलिमेंट होगा, ई, तो वो ई भी रिमूव हो जाएगा, ये वाला स्टार भी रिमूव हो गया। फिर अगेन ये देखें ये स्टार है, तो ये स्टार किसके साथ है, इसके लेफ्ट पे क्या है, डी है ना, तो ये डी भी रिमूव हो जाएगा। और लास्ट पे देखें जो आउटपुट बचेगी वो क्या बचेगी, एल ई, ई और टी तो यहाँ से रिमूव हो गए हैं, सी ओ डी भी रिमूव हो गया, और ई, तो एल अच्छा, ई सी इसमें ओ ई। हमारे पास ये कंडीशन तो नहीं है कि आप एक नई स्ट्रिंग नहीं बना सकते या? नहीं नहीं, ऐसे ही देखो उसने कुछ नहीं लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं उसने हाँ, कहा। तो बस सिंपल वही जो पिछली वाली हमारी लॉजिक थी कि जहाँ जहाँ हमें स्टार मिलता जा रहा है उससे पहले वाले को हम पॉप करते जाएंगे बस। एग्जैक्टली, ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम वही प्रॉब्लम है, और बस इसमें फ़र्क ये है कि हैश टैग की जगह क्या है, स्टार है, और दो स्ट्रिंग की बजाय सिर्फ एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सिंपल तरीका है, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रॉब्लम है। और फिर हमने क्या कर देनी है, जो न्यू स्ट्रिंग है उसमें ऐड करके वो वाली स्ट्रिंग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो समझ आ गई, हम्म, ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना सोल्व। जी भाई। ओके, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब हम ना क्या करते हैं, अच्छा हमजा थोड़ा सा देख लेते हैं मैप, वो मैप हैश मैप को हम थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, भाई हैश मैप है क्या था। उसकी एक प्रॉब्लम होगी, उसका मैं आपको एल्गोरिदम बना के दूंगा जो आपने सॉल्व करना है। अच्छा, हैश मैप क्या था, हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि भाई हैश मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हैश मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर में हम डाटा स्टोर करते हैं। अब ये की वैल्यू का क्या मतलब है, कि की वैल्यू पेयर का मतलब है कि भाई मिसाल के तौर पे जैसे ये एक डाटा सेट है ना, फ़र्ज़ करें हमारे पास, तो डाटा इस तरीके से स्टोर होगा कि भाई इसके इस डाटा के दो हिस्से होंगे। ठीक है, एक तरफ होगी की हमारे पास, इधर मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास लेट से की है, और ये मेरे पास क्या है, वैल्यू। जिस तरह हम ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट के अंदर की होती है और उसकी वैल्यू, डाटा जो ये मैप है, हैश मैप, इधर मैं लिख देता हूँ भाई हैश मैप, तो हैश मैप है, इसमें भी सेम डाटा सेट होता है, एक तरफ की होती है और एक तरफ वैल्यू। लेट से मैं कहता हूँ ये, अच्छा मैं की कह देता हूँ, लेट से अल्फ़ाबेट रखता हूँ मैं ए को, ठीक है, और वैल्यू होगी, मैं कहता हूँ इसका काउंट मैं किसी अल्फ़ाबेट में यूज़ करता हूँ, तो ए के अंदर मैं कहता हूँ भाई इसका काउंट क्या है, 1 है। दूसरी की मेरे पास आ जाती है बी, बी का मैं काउंट क्या रखता हूँ, फ़र्ज़ करें 3 है। अब मेरे पास तीसरी जो है वो डाटा, तीसरी जो की है मेरे पास, मैं कहता हूँ वो सी है, और इसका काउंट क्या है, मैं कहता हूँ भाई इसका काउंट 6 है। ठीक है, अब देखें ये की वैल्यू किस तरह के किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, भाई मैं कहता हूँ इस मैप का नाम एम पी है, तो ये इस तरीके से होगा जिस तरह अरे के अंदर हम वैल्यू रखते थे ना, और उनको हम जो है वो क्या नाम है, ट्रेवर्स या फिर क्या लें कि एक्सेस किस तरह करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ ये जो इंडेक्स नंबर होता था ना, 0 1 2 3, तो ये था लीनियर एक सर्च थी, 0 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये जो हैश मैप होता है हमें की किसी टाइप की भी रख सकता है, रखने की इजाज़त देता है, और ये जो वैल्यूज़ है ना उसको हम एक्सेस करते थे यूजिंग दिस की। यानी कि फ़र्ज़ करें मैं एम पी जो मेरे पास मैप है, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसको हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका स्क्वायर ब्रैकेट्स है, बाकी तरीके हमने डिस्कस किए थे। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें एम पी ऑफ बी, तो ये मैं इससे बेसिकली क्या चीज़ मांग रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा भला,
अब्दुल्ला बताएंगे मुझे? भाई MP ऑफ B में हमारे पास 3 आएगी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यानी कि जो मैंने उसे एम पी के अंदर उसकी की दी है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या दे देगा, उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये इन सिंपल वर्ड्स क्या है, मैप है। तो मैप में हमने कुछ इसके फंक्शंस पढ़े थे कि मैप हमें क्या करने देता है भाई, इसमें हम इंसर्ट भी कर सकते हैं वैल्यू। जैसे कि इंसर्ट अगर करना है, जैसे मैंने ये यहाँ पे इंसर्ट किया, तो मैं क्या करूँगा, एम पी ऑफ ए है फ़र्ज़ करें, तो मैं इसको कोड में लिख दूँगा एम पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1, तो ये इसका काउंट हो गया, ठीक है। ये एक तो ये तरीका। फिर उसके बाद हमने इसको, इसमें एक चीज़ का फ़ायदा बढ़ा था कि इसके अंदर जो हम ऑपरेशन लगाते हैं ना, उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन, यानी कि ये कांस्टेंट टाइम लेता है। यानी इसके अंदर अगर मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, या लेट्स से कि मैंने कोई वैल्यू सर्च करनी है, या मैं कहता हूँ कि भाई कोई वैल्यू मैच वगैरह करनी है, या ऐड करनी है, या रिमूव करनी है, तो उसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो मेरे पास क्या होगी, बिग ऑफ एन। यानी कि ये इसका फ़ायदा था। और ये होता है सिंपली हैश मैप, कि हम क्या करते हैं, दो हमारे पास हिस्से होते हैं डाटा के, एक होती है उसकी की और एक होती है उसकी वैल्यू। और ये जो की और वैल्यू है ना, ये किसी भी डाटा टाइप के हो सकते हैं। यानी कि की मैं स्ट्रिंग, जैसे ये देखें की मैंने करैक्टर रखा और वैल्यू क्या रखी, इंटीजर्स में। ये रिवर्स भी मैं कर सकता हूँ, मैं दोनों करैक्टर भी रख सकता हूँ, मैं दोनों इंटीजर्स भी रख सकता हूँ। तो ये इतनी ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इसका ना हमने यूज़ केस एक पढ़ा था, कि मैंने कहा था ना कि फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर एक मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है, उसमें मल्टीपल नाम है। मैं कहता हूँ भाई फ़र्ज़ करें पहले है एलेक्स, फिर उसके बाद इसमें होगा अगेन, फिर मैं कहता हूँ भाई अच्छा ये एक नाम है जॉर्ज, ठीक है। फिर उसके बाद लेट्स से एक नाम आ जाएगा जॉन आ जाएगा, फिर उसके बाद एक नाम आ जाएगा अगेन एलेक्स आ जाएगा। फ़र्ज़ करें इस तरह जो है वो सारे नाम गिवन है जितने भी हैं, तो एलियस आ गया। फिर उसके बाद अगेन एक्स वाई जी जो भी है। अब देखें ये मैंने नाम लिखे ना, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इनमें, इन नामों में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका काउंट सबसे ज़्यादा है, मुझे आप वो बताएं, ठीक है। तो इसमें एलेक्स चूँकि 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो ये मैं किस तरह यानी स्टोर करूँगा। मैं ये तो नहीं कह सकता, अगर तो ये तो 0 1 2 3 से तो नहीं मैं रख सकता कि मैं कहता हूँ एलेक्स को मैं 0 कह देता हूँ, जॉर्ज को 1 कह सकता हूँ, क्योंकि नाम तो बेशुमार हो सकते हैं। और स्ट्रिंग ऐसी चीज़ है कि जिसको मैं नंबर के साथ भी कोई चीज़ जो है उसको नहीं दे सकता। तो मैं क्या कहता हूँ, एक डाटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, एक मैप बनाता हूँ, और मैप के जो लेफ़्ट साइड पे उसकी जो की है ना, इन नामों को मैं रख देता हूँ। अच्छा अब देखें, पहले एलेक्स है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलेक्स। इसको मैं अगर मैं देखूँ, लिखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, ये है एलेक्स, ठीक है। अब एलेक्स है यहाँ पे, मैं कहता हूँ भाई एलेक्स का यहाँ पे काउंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जॉर्ज है, तो जॉर्ज एज अ की यहाँ पे यूज़ होगा, और जॉर्ज का काउंट क्या है, 1 है। फिर जॉन है, जॉन को एज अ की मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और इसका काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर दूँगा, 1 कर दूँगा। अब देखें दोबारा एलेक्स है ना, तो एलेक्स की यहाँ पे न्यू की नहीं बन सकती, क्योंकि ये एलेक्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो वो क्या करेगा, एलेक्स का काउंट बजाय इसके कि न्यू क्रिएट करने के, वो यहाँ भी आएगा, और काउंट को मैं क्या कर दूँगा, इंक्रीज़ कर दूँगा 2, क्योंकि आपको पता है की वैल्यू का क्या, की क्या होती है, जो यूनिक होती है। की ऐसी चीज़ है जो रिपीट नहीं हो सकती। तो एलियस आएगा, नई की बनेगी, इसका काउंट भी 1 हो गया। एक्स वाई जी का भी नया यहाँ पे की रखी, और इसका काउंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखें फ़र्ज़ करें मैंने आपको पूछना हो कि हर नाम का काउंट कितना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैप जो मैंने बनाया है एम पी, इसके अंदर चूँकि मैंने इन नामों को एज अ की स्टोर किया ना इस मैप के अंदर, तो मैं एम पी के अंदर उसकी की, यानी कि जो भी नाम है, ये जब मैं लिखूँगा तो वो उस नाम के अगेंस्ट जो उसकी वैल्यू होगी, जो कि उसका काउंट है, वो मुझे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इस तरह मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ, अच्छा किसका काउंट 1 से ज़्यादा है, किसका काउंट 1 है, किसका काउंट सबसे ज़्यादा है। ये मुख्तलिफ ऑपरेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और इस तरह मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ, अच्छा कौन सा नाम इस मैप में मौजूद है। फ़र्ज़ करते हैं मैं आपको कहता हूँ भाई अच्छा वाई जेड और बी, अच्छा ये एक नाम है, फ़र्ज़ करें ना ये पूरा नाम है। मैं आपको कहूँ कि भाई अच्छा ये जो नाम है ये इस मैप में मौजूद है कि नहीं है। तो इसका तरीका क्या था, अगर मैं अरे यूज़ करता ना, तो मैं क्या करता, पूरी अरे ट्रैवर्स करता,
और मैं एक एक करके कंपेयर करता और जब तक वो एरे ख़त्म नहीं होती, अगर तो वो एरे ख़त्म हो गया और वो ये इक्वल नहीं है किसी के, तो मैं कहता अच्छा भाई ये मौजूद नहीं है। अब मैप के ज़रिए मैं सिंपली क्या करूँगा, एम पी के अंदर इस नाम को ना एज अ की मैं दे दूँगा। अब जब मैंने की दे दी तो अगर ये मौजूद नहीं है इसके अंदर, तो वो मुझे क्या कर देगा, इसका आंसर मुझे ज़ीरो रिटर्न कर देगा कि भाई ये जो आपका नाम है ये इसमें मौजूद नहीं है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या होगी, बिग ऑफ एन, यानी ये पूरा का पूरा मैप उसने ट्रैवर्स नहीं करना, वो डायरेक्ट हमें बता देगा कि ये इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। अगर मैं अरे के साथ करता था वो मुझे पूरी अरे ट्रैवर्स करनी पड़नी थी। तो ये है हम मैप, और सिंपली इसके कुछ मैंने यूज़ वगैरह आपको बता दिए। और मज़ीद कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे आगे, उसको आप जो है वो समझ लीजिएगा, यानी वीडियो वगैरह देख लेना, उसमें हमने कुछ एडवांस चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन प्रैक्टिकल लिहाज से अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से बात करूँ तो इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। अब ना इसको अगर मैं प्रॉब्लम के ज़रिए आपको कुछ बताऊँ तो हमने जूल्स और स्टोन्स एक प्रॉब्लम की थी जिसको हमने ना अरे के ज़रिए भी यूज़ सॉल्व किया था, स्ट्रिंग के ज़रिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इस हैश मैप के कंसेप्ट का यूज़ करके ना इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सिर्फ एल्गोरिदम बना के दूंगा और आपने ये कल सॉल्व करनी है ये प्रॉब्लम। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम देखें, यू आर गिवन स्ट्रिंग्स जूल्स representing द टाइप ऑफ स्टोन्स डेट आर जूल्स। अच्छा, एक स्ट्रिंग जूल है जिसके अंदर जो स्टोन्स पड़े हैं ना, जो पत्थर हैं, वो क्या हैं, जूल है। एंड स्टोन्स, और एक और अरे है जिसका नाम स्टोन्स है, representing द स्टोन्स यू हैव, इसके अंदर वो स्टोन्स हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। ईच करेक्टर इन स्टोन्स इज़ अ टाइप ऑफ स्टोन यू हैव। ठीक है, स्टोन के अंदर जो हर करेक्टर होगा वो एक टाइप ऑफ स्टोन होगा जो मेरे पास मौजूद है। यू वांट टू नो हाउ मैनी ऑफ द स्टोन्स यू हैव आर आल्सो जूल्स। हमने ये पता करना है कि मेरे पास जो पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, उनके अंदर जूल्स कितने हैं। ठीक है, लेटर्स आर केस सेंसिटिव, स्मॉल ए इज़ कंसिडर अ डिफरेंट टाइप फ्रॉम कैपिटल ए। ठीक है, यानी कि स्मॉल ए एक सेपरेट स्टोन है, कैपिटल ए एक सेपरेट स्टोन है। मिसाल के तौर पे अगर इसको थोड़ा समझाऊँ मैं, फ़र्ज़ करें कि एग्जांपल 1 हम देखते हैं, उसने एग्जांपल 1 हम देखते हैं, इसको मैं क्रॉस करूँ। एग्जांपल 1 में वो मुझे क्या कह रहा है, जूल्स है, उसमें उसने मुझे क्या दिया है, स्मॉल ए और कैपिटल ए। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये मेरे पास क्या है, जूल है, और इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, एक तो मेरे पास स्मॉल ए है और एक मेरे पास क्या है, कैपिटल है। यानी ये जो दो पत्थर है ना, ये क्या हैं, जूल्स हैं, यानी कि कीमती पत्थर है मेरे पास। अब दूसरे नंबर पे स्टोन्स, वो पत्थर जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, मेरे अपने, मेरे ज़ाती, और वो कौन से हैं, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। यानी इधर मैं लिखूँ अगर, तो मैं अगर इसे लिखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या है, स्मॉल ए है मेरे पास, ओह स्मॉल ए है मेरे पास, कैपिटल ए है, एक मिनट में इसको बनाता हूँ। कैपिटल ए के बाद मेरे पास क्या है, 2 दफ़ा कैपिटल ए और 4 दफ़ा स्मॉल बी। अच्छा, 2 दफ़ा कैपिटल ए, 4 दफ़ा स्मॉल बी। अच्छा, इसको मैं ना स्मॉल ए बनाता हूँ, किस तरह बनाया जाए भाई, डॉट ए, ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं। इसको मैं अगर डिलीट करूँ, ठीक है, और 2 दफ़े स्मॉल ए था, 2 दफ़ा कैपिटल ए था, 2 दफ़ा कैपिटल ए था, इसको मैं एकदम। अच्छा, आप देखना ये जो पत्थर है ना, ये स्टोन्स ये मेरे पास हैं, ये मेरे पास मौजूद है। तो मैंने क्या करना है, मैं चेक करूँगा कि मेरे पास कीमती पत्थर कितने हैं। तो अब देखें, पहले मैं स्मॉल ए है ना, स्मॉल ए कीमती पत्थर है कि नहीं, ये मुझे किस तरह पता चलेगा कि अगर ये स्मॉल ए इसके अंदर मौजूद हुआ तो नहीं हुआ, तो फिर तो ये स्मॉल ए चूँकि इसके अंदर है ना, तो मेरे पास एक ये कीमती पत्थर आ गया। फिर मैं कैपिटल ए को देखूँगा, क्या कैपिटल ए कीमती पत्थर है, ये मुझे किस तरह पता चलेगा, अगर कैपिटल ए इसके अंदर मौजूद हुआ। तो चूँकि है ना कैपिटल ए, तो अब मेरा कीमती पत्थर कितने हो गए, यानी काउंट मैंने रखा हुआ वेरिएबल, उसको प्लस प्लस करता जा रहा हूँ, अगर वो वेरिएबल इस जूल के अंदर मौजूद हुआ तो नहीं। तो अब चूँकि कैपिटल ए भी मौजूद है, तो अगला कैपिटल ए भी मौजूद है, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, जूल्स 3 हो गए। फिर देखिए बी है ना आगे, 4 दफ़ा बी है, तो मैं चारों दफ़ा देखूँगा क्या ये जो स्मॉल बी है ये इन जूल्स के अंदर मौजूद है कि नहीं। चूँकि बी मौजूद नहीं है तो मेरा काउंट सेम ही रहेगा। और बिल आखिर जब मैं पूरी ये जो स्टोन्स की एरिया ट्रेवर्स कर लूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, काउंट को रिटर्न कर दूँगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 3, कि 3 जो स्टोन्स हैं जो मेरे पास मौजूद हैं वो क्या हैं, कीमती पत्थर हैं। तो ये देखें ना, 3 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें,
मेरे पास जूल्स की उसने अरे के अंदर स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या कैरेक्टर दिया है, सिर्फ स्मॉल जी। जबकि मेरे पास जो स्टोन्स हैं वो क्या हैं, कैपिटल जी और कैपिटल जी। तो मुझे बताएं कैपिटल जी तो इस जूल के अंदर नहीं ना मौजूद। तो मेरे पास टोटल स्टोन्स में से जूल्स कितने हैं, एक भी नहीं। तो मैं काउंट को चूँकि स्टार्ट मैंने जीरो से करवाया था तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ज़ीरो। तो अब देखें ना, इसका हल हम क्या निकाल सकते हैं, चूँकि मैंने आपको इधर ही हिंट बता दिया कि इस अरे को ट्रैवर्स करना है और मैंने चेक करना है कि आया कि ये इधर के अंदर इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो जूल्स है ना, इसको मैं क्या कन्वर्ट कर दूंगा किस में, मैप के अंदर। इस तरह के जूल्स के हर एलिमेंट को मैं क्या कर दूंगा, इसका काउंट मैप के अंदर स्टोर करवाता हूँ। मैं कहता हूँ एक पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, मैप बनाऊँगा। फिर जूल के जो भी एलिमेंट्स है ना, ये पहले स्मॉल है, इसको मैं एज अ वैल्यू की स्टोर करूँगा और उसके अगेंस्ट इसका काउंट में क्या कर दूँगा, वन कर दूँगा, यानी प्लस प्लस कर दूँगा। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए का भी इधर मैं काउंट इसका स्टोर कर दूँगा, यानी कि वन वन। अब ये देखें स्मॉल ए और कैपिटल मेरे पास मैप के अंदर आ गए ना। तो अगला काम क्या है मेरा, दूसरा स्टेप क्या है, ये स्टेप वन था मैप में इसमें स्टोर किया। स्टेप टू क्या है मेरे पास, इस स्ट्रिंग को मैं ट्रैवर्स करूँगा और एक एक करके इसके अंदर चेक करता जाऊँगा कि क्या वो एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो और फिर तीसरे नंबर पे मैं काउंट को रिटर्न कर दूँगा। इसको अगर मैं लिखूँ एल्गोरिथम की फॉर्म में, तो नंबर वन स्टेप क्या है मेरा, पुट द जो जूल्स है मेरे पास, जूल्स इन अ मैप, ठीक है, विद देयर काउंट, विद देयर काउंट के उसके यानी कि हर एलिमेंट में कितने काउंट है। सेकंड स्टेप मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करूँगा, ट्रैवर्स द मेरे पास जो स्ट्रिंग अरे है जो कि दूसरे नंबर पे कौन सी थी, स्टोन्स, ठीक है, स्ट्रिंग स्टोन्स। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर ईच एलिमेंट मैं चेक करूँगा, चेक वेदर द स्टोन जो कि स्टोन्स में है इज़ अवेलेबल या इज़ देयर इन जूल्स और नॉट, ठीक है, जूल्स, वेदर स्टोन इज़ अवेलेबल इन जूल्स, अगर वो जूल्स में पड़ा हुआ। इफ़ यस मैं कहता हूँ, इफ़ यस तो क्या करते हैं भाई, काउंट को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, अदरवाइज मूविंग ऑन, काउंट कुछ भी नहीं होगा। और फाइनली एंड पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न काउंट। तो ये समझ आ गया आपको, लॉजिक समझ आती है आपको कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करना है, प्रॉब्लम में है क्या और ये गिवन क्या, ये सारी चीज़ समझ आ गई आपको, इसमें कोई इशू तो नहीं है। ओके ज़बरदस्त। अच्छा इसको ना अब आपने सॉल्व करना है, अब्दुल्ला आपने भी बाकियों ने भी। तो इसको और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे फिर बाकी भी एक दो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेना। और इसको अगर ये हमारे पास, ये मेरे पास जो है इसका लॉजिक बनी हुई है, इसका अगर हम स्क्रीनशॉट ले लें, ये वैसे आप भी ले लें, मैं भी ले लेता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँगा, ठीक है, ग्रुप में, ताकि आपसे सॉल्व कर लेना। ये बेसिक्स है। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई अभी जो है वो कल के दिन में ना आपको नया टॉपिक ना स्टार्ट करवाइएगा। ये जो 2-3 दिन है ना, इसमें ये हैश मैप और ये स्टैक जो है ये कवर हो जाए, ताकि हमारे ना जो प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी हमारी संडे तक कवर हो जाए। फिर मंडे से आगे नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। अ, ठीक है, बस ये कि मैं सोच रहा था क्यों हम कर लें, क्यों भी सेम ही है, बस उसमें ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम थोड़ा सा कर लेंगे परसों, बल्कि कल या परसों, बाकी फिर आप पीछे वाली प्रॉब्लम्स कर लेना, ठीक है। यानी कि चलें ठीक है, क्यों, ठीक। क्यों के कुछ एडवांस टॉपिक्स भी होंगे लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे ना, वो चले हम फिर बाद में कर लेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ है ना, क्यू और स्टैक में एक छोटा सा डिफरेंट ऑर्डर की डिफरेंट है कि स्टैक लीफो है और जो क्यू है वो क्या है दूसरा, कि उसमें फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट होता है, फीफो स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक सी चीज़ उसके कर लेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं फिर नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, जो एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक चलें है। ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज है उसामा भाई, जी जी। अब हमारी इसमें प्रॉब्लम तो सारी सेम ही आती जा रही है। जैसे ये हैश मैप में भी हमारी जो हमने स्ट्रिंग और अरेज से की हुई है वो सेम ही आ रही हैं तकरीबन। तो फिर हमारा काउंट कैसे इतना बढ़ेगा, अभी हमारा वही काउंट चल रहा है ना तकरीबन लीड कोड का भी, नहीं क्योंकि नहीं, वो एक जैसे दो। जो हमने हम्म। अरेज और स्ट्रिंग में जो प्रॉब्लम्स की है ना, तकरीबन ये 5 से 6 वही सेम प्रॉब्लम हैश मैप में है। यानी कि अगर हम वो हैश मैप के तरीके से कर भी लेते हैं तो
काउंट हमारा उतना ही रहता है ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो एक ही है। हाँ, लेकिन बिल्कुल अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स हाँ बिल्कुल रिपीट हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा ना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि हम किस तरह चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो काउंट है इस वक्त काउंट पे ना आप ध्यान ना दें, और काउंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा इम्प्रूव। जैसे हम टॉपिक्स जो हैं वो जब आपके ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आपने वीकेंड पे कोई नई नई प्रॉब्लम्स सॉल्व करते जाएँ तो काउंट तो इस तरह ही हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अभी अगर हम देखें, अगर प्रॉब्लम्स अभी तक जितने हमने टॉपिक किए हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम कोई 20 आई थिंक कोई 4 टॉपिक्स हैं, तो तकरीबन 20 हाँ 25 प्रॉब्लम, कम से कम 20-25 प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। तो और फिर मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे तो नेक्स्ट भी होती जाएगी। अभी आप ना टॉपिक्स की तरफ ध्यान दें। इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर रिपीट भी होती है, अगर सेम प्रॉब्लम है लेकिन कम से कम आप उसमें टेक्निक्स तो 2 ही यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। वो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं आप खुद अपने आप से भी कर लिया करें, यानी अगर जो प्रॉब्लम मैंने शेयर की हैं अगर आपने कोई दूसरी करनी है तो यानी लीड कोड के ऊपर ना आप इजी प्रॉब्लम जो है सर्च कर लिया करें, तो उसको भी कभी ट्राई आउट कर लिया करें। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर टॉपिक्स दूसरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसको कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप काउंट भी बढ़ जाएगा, उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ठीक हो ठीक गया सर, थैंक यू। ठीक हो गया, ओके। अभी चूंकि बिगिनर्स हैं ना, अभी आपने टॉपिक समझना है, अभी आप सिर्फ इधर टॉपिक्स की तरफ ध्यान दें। और फिर जब इंशाल्लाह यानी कि थोड़े से टॉपिक्स पे ग्रिप होगी उसके बाद आपने काउंट पे भी फिर तवज्जो दे देनी है। काउंट पे भी ऑब्वियसली आपने तवज्जो देनी है। बाद में ये होगा ना कि फिर हम डेली की 2-2 3-3 प्रॉब्लम्स ही आप सॉल्व कर लेंगे जब आपको अप्रोच वगैरह समझ आ रही होगी, आपके पास इनफ जो है वो डाटा सेट्स मौजूद हैं। तो काउंट जो है अगर आप फिर कंसिस्टेंसी के साथ डेली की 2-2 3-3 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लें तो काउंट इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अभी के लिए ठीक है। अभी इंशाल्लाह ताला ये जो प्रॉब्लम है ये मैप के तरीके से आपने करनी है। और बाकी ये कि स्टैक की जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं उन्हें भी आप कर लीजिएगा। वो भी स्टैक की प्रॉब्लम भी इजी हैं, बस कोई एक आधी चीज़ हो सकती है जो थोड़ी सी नई टेक्निकली नई चीज़ हो, जो थोड़ी सी तरकीब हमें लगानी पड़े। बाकी डाटा स्ट्रक्चर ये ईजी है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो बहरहाल फिर भी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि ये मज़ीद जाए इस पर आपको पुख्तगी हासिल होगी। तो अभी तक आज के लेक्चर में इसमें किसी प्रॉब्लम में या किसी हवाले से कोई और मज़ीद किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ओके ओके, चलें ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। चलें फिर वाइंड अप करते हैं। प्रॉब्लम्स वगैरह मैं शेयर कर चुका हूँ, और कोई इशू हुआ तो मज़ीद फिर आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा या कल हम मज़ीद इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।